हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 11th के लिए रिलेशन पर बेस्ड हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने ऑर्डर्ड पेयर और इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअल में होता क्या है और हम कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का निकालते हैं। ओके, तो फिर देखते हैं। क्लियर? अगर ऑर्डर्ड पेयर को आप अच्छे से समझे तो उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट का नंबर आता है। देखते हैं कि फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्लियर? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी क्या है हमारा? दो नॉन एम्प्टी सेट है। शुरू में नॉन एम्प्टी लेके चलते हैं, हालांकि स्पेशल केस में एम्प्टी सेट भी लिया जा सकता है, लेकिन समझने के लिए इनिशियली मैंने नॉन एम्प्टी सेट लिखा है। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन दे आर कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को कैसे डिनोट करेंगे? इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, आई मीन ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं और बी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। क्लियर? और डिफाइन कैसे होगा ये? आई मीन इसका सेंस क्या होगा? एंड इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। आई मीन ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होंगे। क्लियर? ये भी का ये मतलब है। और ये ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसमें आगे सच दैट मीन्स इस ए बी को एक्सप्लेन किया गया है। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट का होना चाहिए और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट का होना चाहिए। ये शर्त है। क्लियर? आई मीन ए क्रॉस बी में जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहला सेट आई मीन ए का होना चाहिए और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरा सेट आई मीन सेट बी का होना चाहिए। उसी चीज को मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, दैट इज ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी। आई मीन ए क्रॉस बी भी एक तरह का सेट ही होगा, लेकिन यह सेट किसका होगा? ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा। वो ऑर्डर्ड पेयर इस फॉर्म में होंगे, ए और बी जहां एलिमेंट्स हैं। ओके, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। आई मीन जो पहला एलिमेंट है वो पहला सेट ए का होना चाहिए और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरा सेट बी का होना चाहिए। क्लियर? अगर यही ए क्रॉस बी के जगह पर बी क्रॉस ए होता है तब हमारा डेफिनेशन क्या बन जाता है इसका? तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी ए बी। क्लियर? आपको लग रहा है कि दोनों तो एक ही है, दोनों एक ही नहीं है। ये ए बी लिख देने से एक नहीं हो जाएगा। इसमें ए बी लिखा हूं तो ए को मैं बताया हूं पहले सेट का है। ये स्मॉल ए जो है मीन फर्स्ट कंपोनेंट पहले सेट का, ये सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट का। इसमें जो स्मॉल ए है आई मीन दिस वो पहले सेट का होगा, तो पहला सेट इसमें बी है, ए बिलोंग्स टू बी होगा एंड बी बिलोंग्स टू ए होगा। क्लियर? तो बी क्रॉस ए क्या होगा? तो बी क्रॉस ए ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा, आई मीन ए बी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। उन ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा जिसका पहला कंपोनेंट सेट बी का होगा और दूसरा कंपोनेंट सेट ए का होगा। या यूं इजी वे में वन लाइनर समझना तो ऐसे समझिए कि ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए, दोनों में जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होना चाहिए। बस दैट्स ऑल। यही इसका डेफिनेशन है, सिंपल सा। क्लियर? तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लिख लिया यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 4 5। ओके, ये और बी मैंने लिख लिया। अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकाल के देखते हैं। दोनों अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं होता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अलग अलग होंगे। ए क्रॉस बी क्या होगा देन? ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी में मैंने क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में मैं लिखूंगा ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में। अब ऑर्डर्ड पेयर में क्या लिखूंगा? ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो एलिमेंट होना चाहिए वो पहले सेट का होना चाहिए, जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट का होना चाहिए। इसमें पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। तो जैसे 1 लेते हैं, पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट जो होगा वो दूसरे सेट का। तो 1 4 एक हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन गया। देखिए 1 जो है वो ए में है और 4 जो है बी में। इसी तरह सेकंड क्या बनेगा? 1 4 देन 1 5 1 5 फिर 2 4 2 5 2 4 2 5 एंड देन 3 4 3 5। ये हमारा ए क्रॉस बी बन गया। सभी पहले एलिमेंट जो है वो पहले सेट का है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। ऐसे लिखते हैं 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, ऐसे लिखा जाएगा। अगर यही हमें बी क्रॉस ए निकालना हो तो बी क्रॉस ए क्या होगा? जो बी क्रॉस ए होगा उसमें उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट बी का होना चाहिए, पहला एलिमेंट पहले सेट का
और दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट का। तो बी क्रॉस ए हमारा क्या होगा, यहां से शुरू करेंगे 4 1 4 2 4 3, 4 1 4 2 4 3, देन 5 1 5 2 5 3, 5 1 5 2 5 3। क्लियर। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में मैंने एलिमेंट्स लिखे। आई मीन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी भी एक तरह का सेट ही होता है, आई मीन सेट ही है, लेकिन एक किसका सेट है, ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक ही चीज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, दोनों अलग अलग हैं। ऑब्वियसली ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं ही होता है। क्लियर। यहाँ पे देख लीजिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, ये 1 4 और 4 1 इक्वल नहीं होता है, इसीलिए हम इसको ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को इक्वल नहीं बोल सकते हैं। यहाँ इसको इस एग्जाम्पल से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने यह ऑब्जर्व किया कि भले ही ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अलग अलग एलिमेंट को देते हो, लेकिन एलिमेंट की संख्या बराबर ही होती है। ए क्रॉस बी में काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 और बी क्रॉस ए में काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, उसमें भी 6 एलिमेंट है, इसमें भी 6 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भले ही इक्वल ना हो, लेकिन उनके एलिमेंट्स इक्वल ही होते हैं। ये पहला कंक्लूजन हमारा निकल गया। और ये 6 कहां से आया, तो सेट ए में काउंट कीजिए कितने एलिमेंट हैं, तो सेट ए में 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में 2 एलिमेंट है। तो सेट ए और सेट बी में जितने एलिमेंट हैं उन एलिमेंटों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या निकल आती है। क्लियर। तो हम कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे यही सब जो रूल्स हमने बनाए हैं उसको मैं 1 2 3 करके मैं वहां पे ऊपर लिख दे रहा हूं। ओके। चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जो कुछ चीजें हमेशा ध्यान में रखने वाली चीजें हैं उसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे नोट करके लिख दिया हूं, ये 4 चीजों को हमेशा आप अपने दिमाग में रखिएगा। आई मीन ये नोट करने वाली चीजें। फर्स्ट मैंने क्या लिखा है, एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है जो ए क्रॉस बी से बिलोंग करता है। तो अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी से बिलोंग करता है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि जो इसका पहला एलिमेंट है वो पहले सेट ए का होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरा सेट बी का होगा। वही पे मैं यहाँ लिखा। और डबल इंप्लाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ऐसा लिखा हो तो उसका ये सेंस हुआ, मीनिंग हुआ, अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो उसका ये सेंस हुआ। क्लियर। ये हुआ हमारा नोट में पहला। सेकंड क्या है, इफ ए कंटेंस m एलिमेंट एंड बी कंटेंस n एलिमेंट्स, ओके, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू m। अभी मैंने एग्जांपल को यहाँ इरेज इसलिए नहीं किया ताकि मैं इसको इसी एग्जांपल पे समझा सकूं। ए में कितने एलिमेंट हैं, ए में 3 एलिमेंट हैं, m इक्वल टू हमारा क्या हो गया 3, और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो बी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो हमारा n इक्वल टू क्या हो गया 2। और ए क्रॉस बी में जरा काउंट कीजिए, ए क्रॉस बी में 1 2 3 4 5 6, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जितना आएगा उतने ही ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर ए में m एलिमेंट हो और बी में n एलिमेंट हो, ए मीन सेट ए की मैं बात कर रहा हूं, तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में होंगे वो कितने होंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, आई मीन mn होंगे। ओके। चलिए थर्ड देखते हैं, इफ इधर ए आर बी एन एम्प्टी सेट, ये जो दो सेट है इस दोनों में से कोई भी एक अगर एम्प्टी हो जाए, या तो ए या तो बी, कोई भी अगर एक एम्प्टी हो जाए तो हमारा ए क्रॉस बी भी क्या हो जाता है, एम्प्टी सेट हो जाता है। कैसे, जैसे देखिए ए इज इक्वल टू मैंने लिख लिया 4 5 और बी इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे ये एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट को ऐसे ब्रैकेट बना के छोड़ देते हैं या 5 लिखते हैं और ब्रैकेट नहीं बनाते हैं, यही तरीका है। अब हमें एक क्रॉस बी निकालना है तो एक क्रॉस बी में हम क्या लिखते हैं, एक क्रॉस बी में तो हम छोटे छोटे ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एलिमेंट्सों को लिखा जाता है। तो अगर ऐसे मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया तो पहला एलिमेंट पहले सेट का होना चाहिए 4 और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरा सेट का होना चाहिए, तो दूसरे सेट में तो एलिमेंट्स है ही नहीं, तो हमारा एक क्रॉस बी क्या बनेगा, एक क्रॉस बी भी हमारा एक नल सेट बन जाएगा। क्लियर। तो अगर ए और बी में से कोई भी अगर एक एम्प्टी सेट है तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, दैट इज आल्सो एन एम्प्टी सेट। ये हमारा हो गया थर्ड नोट। फोर्थ क्या है, इफ ईदर ए आर बी आर इनफिनाइट सेट देन ए क्रॉस बी इज आल्सो इनफिनाइट। अगर ए और बी में से कोई इनफिनाइट सेट हो, इनफिनाइट सेट क्या होता है आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो पहले सेट का लेक्चर देख लीजिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इनफिनाइट सेट वो होते हैं जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट न कर पाए, जैसे हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, वो हमारा एक इनफिनाइट सेट है। ओके। जैसे मैंने लिख लिया सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 करके ऐसे हो गया इनफिनाइट सेट।
क्लियर, जिसका लास्ट एंड फिक्स ही ना, हम ना बता पाए कि लास्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। तो हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। अब मान लीजिए सेट बी जो है ये फाइनाइट है, चलिए 4 5 मैंने ले लिया। ये भी इनफाइनाइट हो तब भी चलेगा, दोनों इनफाइनाइट हो तो एक रस बी भी इनफाइनाइट होगा, दोनों में से कोई एक भी इनफाइनाइट हो देन आल्सो एक रस बी या बी क्रॉस ए इनफाइनाइट ही सेट होगा। क्लियर, बी क्रॉस ए भी बोल सकते हैं, बी क्रॉस ए भी इनफाइनाइट होगा। तो एक राशि भी अगर मैं निकालने का प्रयास करूं तो एक राशि भी हमारा क्या निकलेगा, एक राशि भी होगा हमारा 1 4 1 4 1 5, ओके, देन 2 4 2 5 2 4 2 5, देन 3 4 3 5, ओके, देन 4 4 4 5, देन 5 4 5 5, देन 6 4 6 5, देन 7 4 7 5। ऐसा कितना लिखेंगे आप, तो सभी ऑर्डर्ड पेयर को लिखना पॉसिबल ही नहीं है। आई मीन एक राशि भी हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट ही होगा। यही मैंने फोर्थ में ये नोट में लिखा है। क्लियर, तो ये जो 4 चीजें हैं इसको हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। ओके, कुछ अब हम नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे ताकि इसका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, थैंक